तो बच्चों जब हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास इनॉग्रेशन होता है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हर बच्चा पहले ही सही जानता है कि अगर आपके पास एक ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है आपके पास x1 y1, कोई पॉइंट आपके पास बी है, उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसका मतलब बच्चों क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको ए पॉइंट तक पहुंचना है तो पहले आप x1 चलोगे और फिर आप y1 चलोगे, यही तो मतलब होता है, तभी आप ए पॉइंट तक पहुंचते हो। और अगर आपको बी तक पहुंचना है तो पहले आप चलते हो x2 x एक्सिस के अलोंग और फिर y एक्सिस के अलोंग चलते हो y2, तो आप पहुंच जाते हो बी तक। तो कुल मिला के ए और बी के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उसके लिए बच्चों आपको सिखाया जाता है कि एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप करते हैं और एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते ही आपको नजर आता है कि अरे ये ट्रायंगल तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और ए बी डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये लेंथ कितनी हो जाती है? ये लेंथ हो जाती है x2 माइनस x1। क्लियर है? ये सभी को पता होगा बाय ज्योमेट्री। और ये लेंथ हो जाती है बच्चों y2 माइनस y1। ठीक है? तो बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का बेस भी पता है और हाइपोटेनियस भी पता है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और लिखते हैं ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। यहां वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से आपके पास ए बी निकल के आ जाता है विच इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आप कहोगे सर ये तो 2D थी। सर ये तो 2D है, लेकिन आपने तो कहा था 3D है। तो हमने कहा 3D है तो पहचानो खुद ही 3D। 3D में क्या होता है? कुछ खास नहीं होता है। 3D में अब आपके पास 2 पॉइंट्स होंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2। अगर हमें 3D में इन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस चाहिए, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज pq, तो 3D में ये डिस्टेंस हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो कभी भी आपके पास अगर 2 पॉइंट्स गिवन है 3D में, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो इस फॉर्मूले से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल 2D फॉर्मूले से मैच करता है, बस इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया है विच इज इक्वल टू z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आपको सिर्फ ये डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने बताया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला 3D में हम किस तरीके से यूज करेंगे, और उसमें कोई भी नया काम मैंने नहीं किया है। इट इज वेरी ओल्ड वर्क। ठीक है? ओके, दूसरा हम थ्योरी का पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं। दूसरा थ्योरी का पॉइंट क्या होता था बच्चों? सेक्शन फॉर्मूला। कितने बच्चों को याद है सेक्शन फॉर्मूला? कहोगे सबको याद है सेक्शन फॉर्मूला, तो कोई भूलता है क्या? सेक्शन फॉर्मूला तो कोई भूलने की चीज ही नहीं है। चलिए सेक्शन फॉर्मूला, तो दिस इज योर सेक्शन फॉर्मूला। तो अब आपके पास कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। कोई पॉइंट होगा P जो इनकी लाइन ज्वाइनिंग को m/n रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सभी बच्चे जानते हैं। बताइए क्या कोऑर्डिनेट होगा? बताइए क्या कोऑर्डिनेट होगा? बताइए। m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाय m प्लस n। दूसरा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाय m प्लस n।
m इंटू Z2 प्लस n इंटू Z1 डिवाइड बाय m प्लस n। कितना इजी है, ठीक है। तो कहोगे सर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो कुछ है ही नहीं, सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं जैसे हूबहू हम लोग को पहले पढ़ाए गए थे। यस, और एक्सटर्नली होगा तो हम प्लस की जगह क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है ना। फॉर एक्सटर्नली डिवीजन लिख देना ऐसे नोट बना के, प्लस रिप्लेस बाय माइनस। प्लस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से। जहां जहां प्लस है उसको माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन निकल करके आ जाएगा। तो अभी हमने थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में दो फॉर्मूले सीखे, एक होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और एक होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट। उस नए कॉन्सेप्ट का नाम होता है सेंट्रॉइड। क्या नाम होता है, सेंट्रॉइड। चलिए सेंट्रॉइड को हम लोग देख लेते हैं। आइए सेंट्रॉइड को किस तरह से देखते हैं जरा ध्यान देते हैं। सेंट्रॉइड बेसिकली आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जब आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मीडियन। वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं ना। और मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। वेयर इज सेंट्रॉइड, दिस इज सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस नोन एज सेंट्रॉइड, इसे हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। और सेंट्रॉइड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है ना। वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। भाई अगर ये नहीं पता होगा तो आप सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको यही तो सिखाया गया है कि ये जो लाइन है इसका नाम है एडी। इस एडी लाइन को मैंने यहाँ पे किनारे सरका लिया, मैंने वही डायग्राम बना दिया, मैंने ए के पॉइंट लिख लिए x1 y1, डी का पॉइंट लिख दिया। तुम कहोगे डी क्या है, डी है मिड पॉइंट ऑफ बीसी, क्योंकि एडी क्या है, मीडियन। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x3 बाई 2, ऐसे तो लिखते हैं, y2 प्लस y3 बाय 2। बोलो भाई समझ में आया। तो आपका पास जी पॉइंट क्या निकल के आएगा, क्योंकि सर जी पॉइंट एक सेक्शन फॉर्मूले को इंडिकेट कर रहा है, वो एडी की लाइन ज्वाइनिंग को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बताओ क्या होगा जी का कोऑर्डिनेट, जिसको आप सेंट्रॉइड कहते हो। जी का नाम क्या होता है, सेंट्रॉइड। क्या कहते हो जी को, सेक्शन फॉर्मूले अकॉर्डिंग 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 इंटू x1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 कॉमा 2 इंटू y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 इंटू y1 होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है प्रज्ञा, इसको सिंप्लीफाई करने पे आता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो आपके पास ये क्या जनरेट होके आया है, आपके पास जनरेट होके आया है सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। लेकिन कहोगे सर ये तो 2D में है, हमें तो 3D में चाहिए। तो 3D में कौन सा बड़ी बात है, 3D में भी हो जाएगा। तो 3D में यहाँ पे क्या कारनामा होगा, कहोगे सर कोई कारनामा नहीं होगा।
बस यहां पर एक कोऑर्डिनेट आपका बढ़ जाएगा, है ना। प्रियांशी समझ में आया? प्रियांशी आवाज आ रही है? कहाँ गई तुम? श्रेया आवाज आ रही है? कहाँ गए सब बच्चे? आ रही है। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके ओके। यस सर, आ रही है। तो बटो 3D में आपको सेंट्रोइड लिखना है, तो 3D में सेंट्रोइड कैसे लिखेंगे? आपको लिखना होगा सिर्फ x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। यानी कि सर 3D में तो कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ एक z कोऑर्डिनेट बढ़ गया है, बाकी तो बिल्कुल सर वैसे ही लिखा है जैसा आप लिखते चले आए। तो सर इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, बहुत इजी था सर ये तो, है ना, इजी था ना। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट लिखना मैंने आपको फाइनली सिखा दिया कि किस तरह से आपको लिखने होंगे 3D में। और 3D में अगर आप ट्रायंगल देखना चाहते हैं तो आप ट्रायंगल भी देख सकते हैं। और सबसे पहले आप 2D में ट्रायंगल देखो, मैं आपको 2D में दिखाता हूं ये ट्रायंगल। सबसे पहले आप ये बताओ कि आपने क्या अपने थ्योरी पॉइंट्स में ये तो पढ़ा ही है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन सभी बच्चों ने पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ाया गया था कि अगर ये पॉइंट है a,0, ये पॉइंट है 0,b, इसका मतलब ये डिस्टेंस है a यूनिट, ये डिस्टेंस है b यूनिट। तो इन दो पॉइंट्स a और b से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे आप लिखते थे? y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, ऐसा आप लिखा करते थे। और आप उसको सिंप्लीफाई करते थे तो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, यानी इस लाइन की इक्वेशन आपके पास आ जाती थी। कौन सी लाइन की इक्वेशन? इस लाइन की इक्वेशन। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आती थी बच्चों? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इसी को क्या कहते थे? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन कहते थे। तो x के नीचे क्या आता था? x एक्सिस इंटरसेप्ट। y के नीचे क्या आता था? y एक्सिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। और बच्चों अगर यही काम हम 3D में करते हैं तो 3D में एक एक्सिस और बढ़ जाती है। तो मैं आपको 3D वाला ट्रायंगल बताता हूं। ये देखिए, ये है आपका एक 3D वाला ट्रायंगल। ये देखो मैंने बना के दिखा दिया, ठीक है। इसका मतलब ये बच्चों, ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे, तो ये होगा a,0,0, ये होगा y एक्सिस पे 0,b,0, ये होगा z एक्सिस पे 0,0,c, ये हो गया आपका ओरिजिन। तो आपके पास 3D में जो ट्रायंगल बनता है वो एक प्लेन होता है, बेसिकली वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप ध्यान से देखो, ये इस ट्रायंगल का x एक्सिस इंटरसेप्ट भी आपको पता है, इस ट्रायंगल का आपको y एक्सिस इंटरसेप्ट भी पता है, और इस ट्रायंगल का आपको z एक्सिस इंटरसेप्ट भी पता है। तो इस ट्रायंगल की इक्वेशन क्या होती है बच्चों? कहोगे सर वेरी इजी, इस ट्रायंगल की जो ये प्लेन की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। क्या होगी? ये होगी इसकी इक्वेशन। तो बच्चों यहां तक आपके पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की थ्योरी है। बस इतनी ही थ्योरी आपको चैप्टर में यूज करनी होती है और आप अपना क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से, बहुत ही स्पीड में सारे क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे। दिस इज योर फाइनल थ्योरी ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो उसको आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं और भी, इसको एक बार चेक कर लीजिए जो आपको पढ़ाया। तो दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th। ठीक है, सब बच्चे इस एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दें।
दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। तो बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो सभी बच्चे अब कर लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो आप निकाल ही लेंगे, निकाल लेंगे ना सब लोग? यस सर। एक बार करके चेक कर लीजिए, डिस्टेंस निकालिए और एक्सरसाइज का नाम जरूर डाल दीजिए। दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। सर 2√5। यस, तो ये डिस्टेंस आएगी √20 और √20 को आप लिख सकते हैं 2√5। यस, यही आएगी डिस्टेंस। तो आप लोग ने सही कैलकुलेट कर ली, यही डिस्टेंस निकल करके आएगी। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स हैं, आपको प्रूफ करना है कि ये तीनों कोलिनियर है। तो बच्चों जिस तरह से आपको फिजिक्स में 11th में पढ़ाया जाता है कि कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको कंसेप्ट बताया जाता है कि अगर आपको ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, बी पॉइंट का पता है, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, सी ए वेक्टर निकाल लेते हैं, है ना। और किसी भी एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स बाकी दो वेक्टर के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो प्रूफ हो जाता है कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है या पैरेलल वेक्टर्स है। उसी तरीके से यही कंसेप्ट आपको यहां पे लगाना होता है पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के लिए। तो बच्चों पॉइंट्स को कोलिनियर शो कैसे करेंगे? सबसे पहले जो फंडा मैंने आपको बताया, उस फंडे को आप दोबारा सुनिए और उसको लगाने की पूरी कोशिश करिए। आप लेट कर लीजिए कि एक पॉइंट है आपका पी के कोऑर्डिनेट है -2, 3, 5। एक पॉइंट है आपका Q 1, 2, 3 और एक पॉइंट है आपका R 7, 0, -। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए, ठीक है, कि बताइए PQ वेक्टर क्या है। वेक्टर नहीं पूछना, अब आपको सीधा सीधा PQ डिस्टेंस निकालनी है। तो जल्दी से बच्चों PQ डिस्टेंस हमको बता दीजिए क्या है। कोई बच्चा जो PQ डिस्टेंस बता पाए बिल्कुल बताए। PQ डिस्टेंस 1 + 2 का होल स्क्वायर, 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई PQ डिस्टेंस? उसी तरीके से बच्चों QR डिस्टेंस भी बताइए। QR चलिए 7 - 1 का होल स्क्वायर, 0 - 2 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर। बच्चों ये QR डिस्टेंस आ जाएगी। अब आपको बतानी है PR डिस्टेंस। तो बच्चों जब PR डिस्टेंस निकालेंगे तो वो PR डिस्टेंस आपकी आएगी निकल के 7 + 2 का होल स्क्वायर, 0 - 3 का होल स्क्वायर और -1 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आया बता दीजिए जरा, ये तीनों डिस्टेंसेस कितनी आई? PQ √14, √14, √56, QR 2√15 है। ये √56 और ये PR √126। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा नहीं, इसको करेंगे तो ये 2√14 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 3√14 होगा। ठीक है, अब आप चेक कर लो, अब आपको रिलेशन खुद ही मिल रहा है कि हम एक वेक्टर PR को रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, यानी कि QR
प्लस पी क्यू, चेक कर लो। एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, यहाँ पे लैम्डा 1 है, एक वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स। अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करने जाते हो तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो तीनों पॉइंट्स क्या है, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब आप लिख सकते हो हेंस पॉइंट्स P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट, ये पॉइंट्स कैसे हो गए, आर कोइलिनियर। ये कैसे पॉइंट हो गए, कोइलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों ये 12.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट करके दिया है। तो अब हम लोग चलेंगे आगे की तरफ, और आगे की तरफ भी बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के, उसको भी आप कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। तो जैसे आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड का फर्स्ट पार्ट, वेरीफाई करना है आपको कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस है आइसोसेलेस ट्रायंगल के। तो ये आप कर लोगे, इसमें मेरी कोई नीड नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। आइसोसेलेस ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, है ना, ये तो हर कोई जानता है। तो आप ये फर्स्ट पार्ट तो कर ही लोगे। कैसे करोगे, इन तीनों पॉइंट्स को नाम दे देना ए बी सी या पी क्यू आर। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। ए पॉइंट हो गया आपका 0,7, -10। बी पॉइंट हो गया आपका 1,6, -6, और सी पॉइंट हो गया आपका 4,9, -6। ठीक है, अब आप क्या करना, ए बी डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। फिर बी सी डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से, फिर सी ए डिस्टेंस निकालना डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो जब आप निकालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहां पर जो ए बी डिस्टेंस है वो बी सी के इक्वल आ रही है। इसका मतलब दो साइड्स इक्वल हो गई, और दो साइड्स इक्वल होने का मतलब ये क्या हो गया, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। किसी ने ए बी डिस्टेंस निकाली हो तो बता दे। बाय द वे ये ए बी डिस्टेंस कितना आ रही बेटा, 3√2। रूट, ओके 3√2। उस तरह से BC निकालोगे So 3√2. 3√2, और CA निकालोगे तो वो 6 6. आया। तो उससे प्रूफ हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये प्रूफ हो गया। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हमने आपको प्रूफ करके दे दिए हैं। ठीक है, इजी था। तो ये कंसेप्ट सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से क्लास का टाइम तो नहीं हो गया। So हो गया. हो गया, क्लास का टाइम हो गया। तो फिर जाते जाते एक दो मीठी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो अब आपके पास है मीठी बात, यानी कि थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड का सेकंड पार्ट आप खुद से कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं करना होगा। आप ए बी डिस्टेंस निकालिए, BC डिस्टेंस निकालिए, CA डिस्टेंस निकालिए, और आपको पता पड़ेगा किसी भी एक डिस्टेंस का स्क्वायर बाकी दो डिस्टेंसेस के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो वो किसको फॉलो करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल को। हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने 3 डिस्टेंसेस निकाल ली होगी। अब उसमें चेक कर लेना जहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही हो तो वो आपको फॉलो करने लगेगा राइट एंगल ट्रायंगल को। उसी तरीके से आपका एक थर्ड पार्ट है। जब आप थर्ड पार्ट करोगे तो थर्ड पार्ट में आपको पता पड़ेगा कि इसे प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप क्या करना, चारों पॉइंट्स एक ऑर्डर में लगा लेना। इसको मान लेना ए, मतलब पहला वाला पॉइंट मान लेना कि ये पॉइंट है आपका ए, ये बी, ये सी, ये डी। फिर एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर लेना, ए बी निकालना, BC निकालना, CD निकालना, DA निकालना।
अपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल आने लगे, अपोजिट साइड्स का पेयर अगर इक्वल आने लगे, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या फॉर्म करेगा, पैरेललोग्राम। तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब आप थर्ड पार्ट तक आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, फर्स्ट भी कंप्लीट कर सकते हो, सेकंड भी कंप्लीट कर सकते हो और थर्ड भी कंप्लीट कर सकते हो। बाकी फिर उसके आगे मैं कराऊंगा। यानी ये थर्ड क्वेश्चंस तक कर सकते हो। हाइपरबोला की एक्सरसाइज 11.4 कर सकते हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन हाइपरबोला की 11.4 पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपके पास आपको आपका होमवर्क भी पता है, तो उसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आज की सेवा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं।